द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एपिसोड 9 ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश शासन की अवधि को संदर्भित करता है। शासन प्रणाली को 1858 में स्थापित किया गया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपते हुए राजशाही के अधीन कर दिया गया और विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित किया गया। ये 1947 तक चला, जब ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न दो देशों में विभाजित कर दिया गया। भारतीय संघ, बाद में भारतीय गणराज्य, और पाकिस्तान रियासत, बाद में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र, जिसका पूर्वी भाग बाद में बांग्लादेश गणराज्य बना। भारतीय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बर्मा प्रांत को 1937 में एक अलग उपनिवेश बनाया गया और वो 1948 में स्वतंत्र हुआ। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। 19वीं शताब्दी के दूसरे भाग में ब्रिटिश राजशाही द्वारा भारत का प्रत्यक्ष प्रशासन और औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ प्रौद्योगिकी परिवर्तन दोनों ने ग्रेट ब्रिटेन और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को नजदीकी रूप से मिला दिया। बल्कि परिवहन और संचार, जो आमतौर पर भारत के राजशाही शासन से जुड़े हैं, के कई बड़े बदलाव वास्तव में गदर से पहले ही शुरू हो गए थे। चूंकि डलहौजी ने प्रौद्योगिक परिवर्तन को अपनाया जो उस वक्त ग्रेट ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर चल रहा था, भारत ने भी उन सभी प्रौद्योगिकों की तेजी से विकास देखा। रेलवे, सड़क, नहर और पुल को भारत में तेजी से बनाया गया और साथ ही टेलीग्राफ लिंकों को भी स्थापित किया गया ताकि कच्चे माल जैसे कपास को भारत के सुदूर क्षेत्रों से बंबई जैसे बंदरगाहों के लिए प्रभावी रूप से भेजा जा सके और उसे फिर इंग्लैंड निर्यात किया जा सके। इसी तरह इंग्लैंड में तैयार माल को तेजी से बढ़ते भारतीय बाजार में बिकने के लिए और फिर उसे वापस कुशल पूर्वक भेजा जाता था। हालांकि खुद ब्रिटेन के विपरीत, जहां बुनियादी सुविधाओं के विकास में जोखिम निजी निवेशकों द्वारा वहन किए जाते थे, भारत में करदाताओं, मुख्य रूप से किसान और कृषि मजदूरों को जोखिम सहना पड़ता था, जो अंत में 50 मिलियन पाउंड होता था। इन लागतों के बावजूद भारतीयों के लिए बहुत कम कुशल रोजगार सृजित किए गए। 1920 तक विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अपने निर्माण के 60 वर्षों के इतिहास के साथ भारतीय रेल में बेहतर पदों पर केवल 10% भारतीय काबिज थे। प्रौद्योगिकी की बाढ़ में भारत में कृषि अर्थव्यवस्था को बदल रही थी। 19वीं सदी की आखिरी दशक में कच्चे माल की बड़ी मात्रा, न केवल कपास बल्कि कुछ खाद्यान्न को सुदूर बाजारों में निर्यात किया गया। नतीजतन कई छोटे किसानों ने, जो उन बाजारों के उतार चढ़ाव पर निर्भर थे, सूदखोरों के हाथों अपनी भूमि, पशुधन और उपकरणों को गंवा दिया। अधिक प्रभावशाली ढंग से 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारत में अकाल पड़े, जो बड़े पैमाने पर गंभीर थे। हालांकि अकाल इस उपमहाद्वीप के लिए नए नहीं थे, लेकिन ये गंभीर थे, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए और कई ब्रिटिश और भारतीय आलोचकों ने इसके लिए भीमकाय औपनिवेशिक प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। स्वशासन की शुरुआत। ब्रिटिश भारत में स्वशासन की ओर पहला कदम 19वीं सदी में उठाया गया, जब ब्रिटिश वाइसराय को सलाह देने के लिए भारतीय सलाहकारों की नियुक्ति की गई और भारतीय सदस्यों वाले प्रांतीय परिषदों का गठन किया गया। ब्रिटिश ने बाद में भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के साथ विधायी परिषदों में भागीदारी को और विस्तृत किया। नगर निगम और जिला बोर्ड को स्थानीय प्रशासन के लिए बनाया गया। उनमें चुने हुए भारतीय सदस्य शामिल थे। 1909 का भारत सरकार अधिनियम, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। जॉन मॉर्ले भारत के लिए राज्य सचिव था और गिलबर्ट इलियट मिंटो का चौथा वाइसराय था। ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में, जिसे विधान परिषद के रूप में जाना जाता था, भारतीयों को सीमित भूमिकाएं सौंपी। भारतीयों को इससे पहले विधान पार्षदों में नियुक्त किया गया था, लेकिन सुधार के बाद उन्हें इसके लिए चुना जाने लगा। केंद्र में परिषद के अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी ही थे और वाइसराय किसी भी रूप में
विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। प्रांतीय स्तर पर अनौपचारिक रूप से नियुक्त सदस्यों के साथ निर्वाचित सदस्यों की संख्या नियुक्त अधिकारियों से अधिक थी, लेकिन विधायिका के प्रति राज्यपाल के दायित्वों पर विचार नहीं किया गया था। मॉर्ले ने ब्रिटिश संसद में इस नियम को पेश करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि संसदीय स्वशासन भारतीय सरकार का लक्ष्य नहीं था। मॉर्ले मिंटो सुधार मील का पत्थर थे। कदम दर कदम भारतीय विधान परिषद में सदस्यता के लिए ऐच्छिक सिद्धांत को शुरू किया गया। निर्वाचन क्षेत्र उच्च वर्ग के भारतीय के एक छोटे समूह के लिए सीमित था। ये निर्वाचित सदस्य आधिकारिक सरकार के एक विरोधी बन गए। जातीय निर्वाचन क्षेत्र को बाद में अन्य समुदायों में विस्तारित किया गया और धर्म के माध्यम से समूह की पहचान करने की भारतीय प्रवृत्ति का एक राजनीतिक पहलू बन गया। प्रथम विश्व युद्ध और उसका परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध भारत और ब्रिटेन के बीच शाही संबंध के लिए एक विभाजक साबित हुआ। युद्ध में ब्रिटिश इंडियन आर्मी के 1.4 मिलियन भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों ने भाग लिया। युद्ध में उनकी भागीदारी से व्यापक सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। ब्रिटिश सैनिकों के साथ युद्ध में हिस्सा ले रहे और मर रहे भारतीय सैनिकों की खबर और साथ ही कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई उपनिवेशकों के सैनिक की खबर अखबारों और रेडियो में नवीन माध्यम से विश्व के सुदूर क्षेत्रों में फैली। भारत की अंतर्राष्ट्रीय हैसियत उसके बाद बढ़ी और 1920 के दशक में उभरती रही। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय 1920 में लीग ऑफ नेशंस का एक संस्थापक सदस्य बन गया और उसने एंटवर्प में 1920 के ग्रीष्म ओलंपिक में लेस इंडिस अनग्लेसिस ब्रिटिश इंडीज नाम के तहत हिस्सा लिया। यहां भारत में विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के बीच भारतीयों के लिए अधिक स्वशासन की मांग उठने लगी। 1916 में लखनऊ संधि पर हस्ताक्षर होने के साथ ही राष्ट्रीयवादियों द्वारा प्रदर्शित की गई नई शक्ति और होम रूल लीग की स्थापना में और मेसोपोटामिया अभियान में विफलता के बाद यह एहसास कि युद्ध लंबा चल सकता था। नए वाइसरॉय लॉर्ड जेम्स फोर्ड ने सतर्क किया कि भारत की सरकार को भारतीय मांगों के प्रति अधिक उत्तरदायी होने की जरूरत है। वर्ष के अंत में लंदन में सरकार के साथ विचार विमर्श के बाद उन्होंने सुझाव दिया कि युद्ध में भारतीयों की भूमिका के मद्देनजर ब्रिटिश लोगों को उनके प्रति बेहतर विश्वास जताना चाहिए और विभिन्न सार्वजनिक कार्यों के माध्यम से, जिसमें शामिल है राजाओं को पुरस्कार और खिताब का सम्मान, सेना में भारतीयों को कमीशन देना और कपास पर अत्यधिक धिक्कारित आबकारी कर को हटाकर ऐसा किया जाना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत के लिए ब्रिटेन की भावी योजना और कुछ ठोस कदम का संकेत देना। अधिक चर्चा के बाद अगस्त 1917 में नए लिबरल भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मेटिंगू ने ब्रिटिश उद्देश्य की घोषणा की, जिसके तहत प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी और स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास किया जाएगा, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न हिस्से के रूप में भारत में एक जिम्मेदार सरकार को स्थापित किया जा सके। इससे शिक्षित भारतीयों में एक बार फिर विश्वास पैदा किया गया, जिन्हें अब तक पृथक अल्पसंख्यक के रूप में तिरस्कृत किया गया था, जिन्हें मोटेंगू ने बौद्धिक रूप से हमारे बच्चे कहकर वर्णित किया। सुधारों की गति को ब्रिटेन द्वारा निर्धारित किया जाना था, जिन्होंने महसूस किया कि भारतीयों ने इसके लिए अपनी अधिकारिता को साबित किया था। लेकिन यद्यपि योजना के तहत सीमित स्वशासन को शुरुआत में केवल प्रांतों तक सीमित रखा जाना था, क्योंकि भारत प्रभावी रूप से ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत था, इसने एक गैर श्वेत उपनिवेश में किसी भी प्रकार की प्रतिनिधि सरकार के लिए प्रथम ब्रिटिश प्रस्ताव को प्रदर्शित किया। इससे पहले प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत पर भारत की अधिकांश ब्रिटिश सेना की यूरोप और मेसोपोटामिया में पुनः तैनाती के कारण पूर्व वाइसरॉय लॉर्ड हॉर्डिंग को भारत से सेना हटाने में निहित खतरे के प्रति चिंतित कर दिया गया था। क्रांतिकारी हिंसा से पहले ही ब्रिटिश भारत में एक चिंता का विषय थी। इसके परिणाम स्वरूप 1915 में नाजुक हालातों को देखते हुए अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए
भारत सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया, जिसने उसे राजनीतिक रूप से खतरनाक विरोधियों को बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया के हिरासत में लेने का अधिकार सौंपा। और 1910 के प्रेस अधिनियम के तहत मिले अधिकार के अलावा उन्हें और अधिकार दिए, जिसके दम पर वो पत्रकारों को बिना किसी मुकदमे के कैद कर सकते थे और प्रेस पर प्रतिबंध लगा सकते थे। पर अब जब संवैधानिक सुधार पर गंभीरता से चर्चा होने लगी, ब्रिटिश ने विचार करना शुरू किया कि कैसे नए उदारवादी भारतीयों को संवैधानिक राजनीति में लाया जाए और साथ ही साथ स्थापित संवैधानवादियों के हाथ कैसे मजबूत किए जाए। बहरहाल सुधार योजना को एक ऐसे समय पर तैयार किया गया था जब युद्ध काल के सरकारी नियंत्रण के परिणाम स्वरूप उग्रपंथी हिंसा दब गई थी और अब क्रांतिकारी हिंसा के एक बार फिर उभरने की आशंका थी। सरकार ने यह भी योजना बनानी शुरू कर दी थी कि कैसे युद्ध काल की शक्तियों को शांति काल में विस्तारित किया जाए। इसके परिणाम स्वरूप 1917 में जब एडविन मैटेंगू ने नए संवैधानिक सुधारों की घोषणा की, ब्रिटिश जज मिस्टर S.A.T. रॉलेट की अध्यक्षता में एक राजद्रोह समिति को युद्धकालिक क्रांतिकारी षड्यंत्र और भारत में हिंसा के लिए जर्मन और बोल्शेविक संबंधों की जांच का जिम्मा सौंपा गया, जिसका अनकहा लक्ष्य सरकार की युद्धकाल की शक्तियों को विस्तारित करना था। रॉलेट कमेटी ने जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और षड्यंत्रपूर्ण विद्रोह के 3 क्षेत्रों की पहचान की: बंगाल, बंबई और पंजाब। इन क्षेत्रों में विध्वंसक कृतियों का मुकाबला करने के लिए समिति ने सिफारिश की और सरकार को युद्धकाल की समानता वाले आपात अधिकारियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें शामिल था बिना निर्णायक मंडल के 3 न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा राजद्रोह के मामले का मुकदमा चलाना, संदिग्धों की प्रतिभूतियों की वसूली, संदिग्धों के घरों का सरकारी निगरानी और प्रांतीय सरकारों का संदिग्धों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करना और अल्प अवधि हिरासत में रखने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ आर्थिक माहौल में भी एक बदलाव देखा गया। वर्ष 1919 की समाप्ति तक 1.5 मिलियन भारतीय ने सशस्त्र सेना में अपनी सेवाएं दी, या तो लड़ाकू के रूप में या फिर गैर लड़ाकू के रूप में, और भारत ने युद्ध के लिए 146 मिलियन यूरो का राजस्व प्रदान किया। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवरोधों के साथ साथ करों में वृद्धि के फलस्वरूप 1914 और 1920 के बीच भारत में कीमतों के समग्र सूचकांक में लगभग 2 गुनी वृद्धि हुई। युद्ध से लौटने वाले सैनिकों के चलते विशेष रूप से पंजाब में बेरोजगारी की संकट बढ़ गई और युद्ध पश्चात की मुद्रास्फीति ने बॉम्बे, मद्रास और बंगाल प्रांतों में खाद्य दंगों को भड़काया और इस स्थिति को 1918-19 के मॉनसून और मुनाफाखोरी और सट्टेबाजी ने और भी भयानक बना दिया। वैश्विक इन्फ्लुएंजा महामारी और 1917 की बोल्शेविक क्रांति ने जनमानस को और भी भयभीत किया। पहले वाले ने पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रही आबादी को डराया और दूसरे वाले ने सरकारी अधिकारियों को, जिन्हें भारत में ऐसी ही क्रांति होने का भय था। संभावित संकट का मुकाबला करने के लिए सरकार ने रॉलेट समिति की सिफारिशों को 2 रॉलेट विधेयक के मसौदे के रूप में तैयार किया। यद्यपि ये विधेयक एडविन मोटेंगू द्वारा विधायी विचारार्थ अधिकृत थे, इसे बड़ी बेमन रूप से किया गया और साथ ही ये घोषणा की गई कि पहली नजर में इस सुझाव की निंदा करता हूं कि भारत रक्षा अधिनियम को शांति काल में भी संरक्षित किया जाए, वो भी इस हद तक जितना रॉलेट और उनके मित्र आवश्यक समझते हैं। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आगामी चर्चा और मतदान में सभी भारतीय सदस्यों ने विधेयक के विरोध में आवाज उठाई। फिर भी भारत सरकार ने अपने आधिकारिक बहुमत का प्रयोग करते हुए 1919 के पूर्वार्ध में इन विधेयक को पारित करने में सफल हुई। हालांकि इस भारतीय विपक्ष के सम्मान में जो पारित किया वो पहले विधेयक का लघु संस्करण था, जिसने अतिरिक्त न्यायिक शक्तियां प्रदान की, लेकिन वास्तव में 3 साल की अवधि के लिए और केवल अराजक और क्रांतिकारी आंदोलनों के अभियोजन के लिए और भारतीय दंड संहिता के संशोधन संबंधित दूसरे विधेयक को छोड़ दिया गया। फिर भी जब इसे पारित किया गया
तब इस नए रॉलेट एक्ट ने भारत भर में व्यापक रोष जगाया और राष्ट्रवादी आंदोलन के अगुआ के रूप में मोहनदास गांधी को प्रस्तुत किया। इस बीच मोटेंगू और चेम्सफोर्ड ने खुद अंत में पिछली सर्दियों में भारत में एक लंबी तथ्य खोजी यात्रा के बाद जुलाई 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ब्रिटेन में संसद और सरकार के बीच काफी चर्चा के बाद और भारत की जनसंख्या में बीच भावी चुनाव में कौन मतदान कर सकता है, इसकी पहचान के उद्देश्य से फ्रेंचाइज एंड फंक्शन कमेटी के एक अन्य यात्रा के पश्चात भारत सरकार अधिनियम 1919 मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी ज्ञात है, उसे दिसंबर 1919 में भी पारित किया गया। नए अधिनियम के प्रांतीय परिषदों को अधिक बड़ा किया और इंपीरियल विधान परिषद को एक विशाल केंद्रीय विधान परिषद में परिवर्तित किया। इसने आधिकारिक बहुमत को प्रतिकूल वोटों के रूप में भारत सरकार के सहारे को निरसित कर दिया। यद्यपि रक्षा, विदेशी मामले, आपराधिक कानून, संचार और इनकम टैक्स जैसे विभाग वायसराय और नई दिल्ली में केंद्रीय सरकार के अधीन ही थे। अन्य विभाग जैसे कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, भू राजस्व और स्थानीय स्वशासन को प्रांतों को हस्तांतरित कर दिया गया था। स्वयं प्रांतों को अब नए दिश्वासन प्रणाली के तहत प्रशासित किया जाना था, जहां कुछ क्षेत्र जैसे शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचे का विकास और स्थानीय स्वशासन और अंततः भारतीय चुनाव क्षेत्र भारतीय मंत्रियों और विधायकों के अधीन आ गए, जबकि सिंचाई, भू राजस्व, पुलिस, जेल और मीडिया नियंत्रण ब्रिटिश गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के दायरे के भीतर बने रहे। नए कानून ने भारतीयों के लिए सिविल सेवा और सेना अधिकारी कोर में भर्ती होने को भी आसान कर दिया था। भारतीयों की अब एक बड़ी संख्या को मताधिकार मिल गया। यद्यपि राष्ट्रीय स्तर के मतदान में वे कुल वयस्क पुरुष जनसंख्या का 10% ही थे, जिनमें से कई अभी भी निरक्षर थे। प्रांतीय विधायकों में ब्रिटिश ने कुछ नियंत्रण बनाए रखा, जिसके लिए उन्होंने सीटों को विशेष हितों के लिए अलग रखा, जिसे वे सहकारी या उपयोगी मानते थे। विशेष रूप से ग्रामीण उम्मीदवारों को, जो आमतौर पर ब्रिटिश शासन के प्रति सहानुभूति रखते थे और कम विरोधी थे, उन्हें शहरी समकक्षकों की तुलना में अधिक सीटें मिलती थीं। गैर ब्राह्मण जमींदारों, व्यापारियों और कॉलेज के स्नातकों के लिए सीटें आरक्षित थीं। मिंटो मॉर्ले सुधारों का अभिन्न हिस्सा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत और अधिक हाल में कांग्रेस मुस्लिम लीग लखनऊ संधि की पुनः पुष्टि की गई, जिसके तहत सीटों को मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और अधिवसित यूरोपियों के लिए प्रांतीय और इंपीरियल विधायी परिषदों दोनों जगह आरक्षित किया गया। मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधारों ने भारतीयों को विधायी शक्ति का प्रयोग करने का अब तक का सबसे महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया, विशेष रूप से प्रांतीय स्तर पर, लेकिन वो अवसर भी मतदाताओं की सीमित संख्या के आधार पर, प्रांतीय विधानसभाओं के लिए उपलब्ध लघु बजट के आधार पर और ग्रामीण और विशेष हित वाली सीटें, जिन्हें ब्रिटिश नियंत्रण के उपकरणों के रूप में देखा जाता था, प्रतिबंधित किया गया था। This was the part 1 of British Raj. This episode will be continued in the next part. Till then, stay connected. Share if you liked this. Thank you for listening.